मैं हमेशा ढूंढ रहा हूँ उस एक चीज़, उस एक शख्स को जो इस साल का मास्टरपीस कहलाएगा। स्प्रिंग 2021 एंड हो चुका है और उसके साथ साथ हमारे कुछ बहुत अच्छे एनिमेज भी एंड हो चुके हैं। सच में ये सीज़न बहुत अच्छा था। इस सीज़न ने हमें इतने कमाल के एनिमेज दिए हैं जो शायद इस साल के एनिमे ऑफ द ईयर भी बन सकते हैं। और अब क्योंकि ये सीज़न एंड हो चुका है तो अगले सीज़न पे जाते हुए जो कि हमारा है समर 2021, बहुत सारे नए एनिमेज आ चुके हैं और अब मुझे डिसाइड करना है कि इनमें से मैं कौन सा देखूं, क्योंकि अगर मैं सभी देखने लगा तो समझ रहे हो ना, मेरी ज़िंदगी भी कुछ हिकमोरी जैसी हो जाएगी। तो आज मैं समर 2021 के एनिमेज की लिस्ट से गुजरने वाला हूँ और देखने वाला हूँ आखिर कौन सा एनीमे मैं इस सीजन पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली देखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। माय हीरो एकेडमिया सीजन 5। अगर मैं इसे देखना भी चाहूँ तो भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने सीजन 3 के बाद मतलब एक तरह से ड्रॉप सा कर रखा है। अभी तक मैंने कुछ भी आगे नहीं देखा है। बाकी मैंने जितना भी सुना है इसके सीजन 5 के बारे में, हर कोई कह रहा है ये सबसे वर्स्ट सीजन है और कई लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में। दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज स्लाइम सीजन 2 पार्ट 2। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने स्लाइम इसेकाई अभी तक देखा ही नहीं है। मैंने इसका बस पहला एपिसोड देखा था और उस टाइम फिर साइड में मैं पैरेलली रीज़ीरो देखने लगा और फिर मुझे लगा कि भाड़ में जाए स्लाइम, मैं तो रीज़ीरो देखूंगा। तो ये भी मुझे देखना है। बहुत कुछ सुना है मैंने इसके बारे में कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी अगेन मैंने नहीं देखा तो मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। नेक्स्ट इज टोक्यो रिवेंजर्स। ये शायद से ऑनगोइंग है, पिछले सीजन से ही, स्प्रिंग से ही चल रहा है ये। बाकी इसकी स्टोरी हर कोई बता रहा है इरेज जैसी है कुछ कुछ, और जब मैंने इसका साइनॉप्सिस रीड किया मुझे भी लगा हाँ थोड़ा थोड़ा इरेज से मैच हो रहा है। वो जो टाइम ट्रेवलिंग वाला पार्ट है कि कैसे वो पास्ट में आ जाता है और रीडू करने लग जाता है अपनी लाइफ को, वो वाला पार्ट बस। बाकी ये म्यूजिशिया पे भी अवेलेबल है, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इसको। अगेन एन ऑनगोइंग एनीमे, बट दिस वन इज स्पेशल, टू योर इटर्निटी। सच में इस एनीमे ने मतलब बहुत ही कमाल का कर रखा है। मैंने इसके पहले 2 एपिसोड देखे थे पर उसके बाद मुझे मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाया। मुझे भी समझ नहीं आया क्यों नहीं बना, पर मुझे लगा कि मतलब इस टाइप की चीज़ें मैं कम देखता हूँ और मैं साइड में मतलब अपना कोई और एनिमेज देख रहा था, उसकी जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। बट आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट बिकॉज इट इज़ गेटिंग सो मच हाइप एंड सो मच गुड रेटिंग्स दैट आई स्टिल थिंक दैट मे बी आई शुड ट्राई इट अगेन। ये कुछ ऐसे एनिमेज में से है जो इस साल सच में एनिमे ऑफ द ईयर बन सकते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं अब तक ये पूरा। वन पीस हटाओ भाई, इसको हटाओ। बस बस इतने एपिसोड मैं नहीं देख सकता। नेक्स्ट इज़ वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकन सीज़न 2। नहीं देखा मैंने ये भी अभी तक। ये भी शायद से म्यूजिशिया या एनीवन में अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ अ रियलिस्ट हीरो रिबिल्ड द किंगडम। ओके, ये कुछ नया है। हाँ, ये कुछ नया है, लाइट नॉवल से अडॉप्ट हुआ है। इसे काय होगा पक्का ये एक सडनली समन टू फैंटेसी वर्ल्ड। हाँ, जैसा मैंने सोचा था वही है। एंड resort to the princess Kazuya Soma is crowned the new king after providing the royal family with impressive advice. ओके, एक एडवाइस से आप एक के पूरा किंगडम ही पा सकते हैं। सच अ गुड मेन कैरेक्टर। टू रूल द किंगडम ही इज टेकिंग द नॉन ट्रेडिशनल एंड वेरी ह्यूमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। कई बार लगता है कि यार इसे का एक जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो ऐसा लगता है वो बस ये कह रहे हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो कंसेप्ट है उन्हीं को ना कहीं इसे काय में लेके जा रहे हैं। माई स्मार्टफोन इन अनदर वर्ल्ड, और ऐसे ही कुछ और आर्टिफिशियल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को ही तुम इसे काय कर रहे हो और अब कुछ आइडियाज़ को भी इसे काय करने लगे हैं। वेल, जितना मुझे लग रहा है सच में ऐसी चीज़ों को ट्राई देने से पहले ना मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है, जब तक वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा ना हो। क्योंकि ये बिल्कुल इसे काय का ही होता है यार कि या तो बहुत अच्छा होगा या फिर इसमें बस ठरक भरी होगी। मैंने जितना देखा है ऐसा ही होता है हर बार। कुछ एनिमेज तो मतलब बहुत कमाल के जैसे रीज़ीरो, और कुछ एनिमेज जब ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब बस वो ठरक में ही रह जाते हैं, उनके पास और कुछ नहीं बचता। आई विल थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज मिस कोबायाशीज ड्रैगन मेड एस। ओके, कि सेकंड सीजन है इसी का ही, ड्रैगन मेड एस का। मांगा से अडप्ट है। द वैकी ड्रैगन मेड इज बैक अगेन। मैंने नहीं देखा है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी इसका जो मुझे ड्रैगन मेड वो जो कैरेक्टर सा था वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट सा लगा। हाँ, प्लीज़ कमेंट्स में मत लिखना मैं ठरकी हूँ, लिख भी दोगे क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज माई नेक्स्ट लाइफ एज विलनेस, ऑल रूट्स लीड टू डूम एक्स। अगेन अ सीजन 2।
I haven't watched the season 1 yet, so I can't. Moving on to the next one. The detective is already dead. Okay. कॉमेडी ड्रामा मिस्ट्री रोमांस, वो सारे जोनरा जो मुझे चाहिए। ठीक है, लाइट नॉवल से है तो कुछ अच्छा कंसेप्ट भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट मिलते हैं लाइट नॉवेल्स में, जितना कि मुझे लगता है। ड्यूरिंग एन एयरप्लेन हाईजैकिंग अ बॉय सडनली पुल्ड इनटू बिकमिंग अ गर्ल्स डिटेक्टिव्स assistant in order to resolve the incident. For the next couple years, he experiences adventure as the detective pursues a mysterious organization. However, this is all in past. After the detective's death, he is approached by a strange girl who seems weirdly familiar with mysterious request. The detective is already dead, but something about her and her mission lives on. Let's see if it is available on Musician. Anyone? Yes, it is available on Musician. ओके, लेट्स वॉच इट। इसे देखूंगा मैं भी इसका पीवी देखा और मुझे सच में लगा कि हाँ, इसको एक बार ट्राई देना चाहिए। और ये म्यूजिक एशिया पे भी अवेलेबल है, तो मुझे इधर उधर धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे फालतू के, तो आई विल गिव इट अ गो। बिकॉज इसका जो म्यूज़िक लगा मुझे बैकग्राउंड में आखिरी में जो था, और ख़ासकर इसके मतलब कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े मतलब बीच में थोड़ा खून खराबा भी दिखा। मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे अच्छा सा खून खराबा हो, थोड़ा सा हॉरर टाइप सा फील सा हो जाता है, और ऐसी मिस्ट्री स्टोरीज में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं ज़रूर इसको एक ट्राई देना चाहूँगा। नेक्स्ट इज बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। ना ना भाई हटाओ, इतने बड़े एनिमेस मेरे बस की नहीं है। वैसे देखें कौन से एपिसोड पे आ गया, एपिसोड 207 के बोरुतो भाई बाय बाय। नेक्स्ट इज कानोजो कानोजो। लिखा गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पर मैं बोल कानोजो कानोजो रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब पता लग गया कि कानोजो इज फॉर गर्लफ्रेंड। सो जोनरा इज कॉमेडी, स्कूल, रोमांस, शोनन, स्लाइस ऑफ लाइफ। मांगा से है 12 एपिसोड। द प्रोटैगनिस्ट नोया इज अ फर्स्ट ईयर इन हाई स्कूल। ही asks out Saki, a girl and is in love with, and she agrees to be his girlfriend. ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं। ही इज़ करेंटली ऑन क्लाउड 9। होना ही है भाई। बट देन अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम नागिसा कम्स अप टू Noya one day and tells him that she wants to go out with him. Noya feels himself wavering because Nagisa is such a good girl. ओके, सो ये हैरम बनाना चाहता है, हरामी बनाएगा हैरम। न्यू काइंड ऑफ रोम कॉम। न्यू काइंड ऑफ कहाँ से भाई, हैरम बोलो ना, अ न्यू काइंड ऑफ हैरम बोल दो। रोम कॉम क्यों बोल रहे हो तुम यहाँ पर? From a rather unexpected decision is about to begin. Okay, let's see what's inside. Musasia. थैंक यू म्यूजिशिया, इतने सारे कमाल कमाल के एनिमेस को लाने के लिए। ये लिस्ट ख़त्म होने के बाद सच बताऊँ तब देखूंगा इसे देखना है या नहीं, क्योंकि लिस्ट ख़त्म होने के बाद पता लगेगा क्या ये सबसे बुरा है या इससे भी बुरा बहुत है। नेक्स्ट वन इज़ रीमेक आवर लाइफ। देखो कुछ एनिमे ना मुझे लगता है कि हाँ टाइटल से ही बता देते हैं भाई हम अच्छे होने वाले। रीमेक आवर लाइफ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। देखते हैं चलो इसका क्या है साइनॉप्सिस। आशिबा क्योया इज अ 20-year-old गेम डेवलपर विद दिस कंपनी गोइंग बैंकक्रप्ट। सबके साथ होता है, कोई नहीं। एंड हिम लूजिंग हिज जॉब, हाँ सबके साथ होता है ये भी। ही रिटर्न टू हिज होम टाउन लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ क्रिएटर ऑफ हिज ओके जेलेसी। ही फाइंड हिमसेल्फ रिग्रेटिंग हिज लाइफ डिसीजन। होता ही है, बट व्हेन ही ओपन हिज आईज ही फाइंड दैट ही इज ट्रेवल। ओके ओके, फिर से वही रीडू, अपनी लाइफ को फिर से रीडू करना। ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब तो कॉमन हो चुकी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देख ली कि अब मुझे क्लीशे लगने लगा है इनको देख देख के। बट या हर बार हम जज नहीं कर सकते सिर्फ एक कंसेप्ट आने से। और देखते हैं कहाँ ये अवेलेबल है। ओके, ये एनी वन पे अवेलेबल है, और ये ऑफिशियल वे है इसको देखने का। बिल्ली 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 बिल्ली, हाँ बिल्ली बिल्ली ना बिल्ली देखो यार, बिल्ली बिल्ली ये नाम अच्छा है। नाउ सो इधर उधर धक्के खाने के फालतू में या फिर पायरेट बनने की कोशिश ना करें इस एनीमे को देखते हुए। इस बिल्ली बिल्ली साइट पे जाके देख लें, और ये बिल्ली बिल्ली पे भी है, तो यस इसे मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाती है। चाहे रीडू का कंसेप्ट हो चुका है बहुत सारी जगहों पर, ये रेस में हो गया और अभी ये टोक्यो रिवेंजर में भी है, और कुछ और एनिमेज में है, पर सच में इस कंसेप्ट को देखने में मज़ा आता है। फिर रीडू का मतलब एक बार पीछे आ जाना, वो तो एक सेम चीज़ हो गई, पर वो कैसे उसको करेक्ट करते हैं, क्या फिर से वो गलतियाँ करते हैं, क्या सब कुछ चीज़ें ठीक कर पाते हैं, ये चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे। सो मैं इसे देखना चाहूँगा। नेक्स्ट एनिमे इज द ओनर एट मैजिक हाई स्कूल।
इसको देखते ही मुझे पता लग गया ये स्पिन ऑफ है इसका कवर देखते ही, क्योंकि इसके अंदर मैं द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल की जो बहन थी ना उसके अंदर मेन कैरेक्टर की वो देख पा रहा हूँ साफ साफ। सो यस मैंने अब तुम्हें लग रहा होगा मैंने देख लिया, नहीं नहीं मैंने वो नहीं देखा, मैंने पूरा नहीं देखा अभी तक वो। बट या इट वाज अ गुड सीरीज, उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे थे। पर द रीज़न आई डिडंट वॉच इट कम्प्लीटली इज़ बिकॉज मुझे लगा कि यार इसमें ना किसी चीज़ की कमी है, और वो है अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं हो रखा है हर एक कंसेप्ट के। मतलब चीज़ों को इतना ज़्यादा रश कर रखा है कि उन चीज़ों को जितना टाइम देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। और फिर ये कहीं न कहीं लाइट नॉवल से भी अडॉप्ट हुआ है, तो मुझे पता लग गया हाँ, तो ऐसी चीज़ें तो होनी ही हैं। लाइट नॉवल को अगर अगर कहीं पर भी लाइट नॉवल एज़ अ सोर्स मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चलती हैं। कुछ चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता, और एक्सप्लेन करते-करते कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हो जाती हैं कि मतलब उनको एक्सप्लेन करना ही मुश्किल हो जाता है बाद में तो। बट या एनीमे वाज़ गुड। आई विल नॉट से इट, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बैड था, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एनीमे बैड था, पर इट वाज़ गुड ओनली। सो अगर मैं फ्यूचर में अगर कंप्लीट कर लेता हूँ पुराने इसके सीज़न्स, तो ये इसे मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। Next anime is Peach Boy Riverside. Action Adventure Demon Fantasy Shonen. Okay, manga 12 episodes. This is a tale that took place long ago. There once lived an old man and an old woman. The old man went into woods to cut down some grass and the old woman went into river. The ogres had finally been defeated, but apparently there were mature ogres living in elsewhere. So Peach Boy crossed the sea. It was an amazing feat to defeat the ogres and enjoy feat that the Peach Boy saved many lives. But the one thing that went wrong was that they had fun. There is nothing more than a what if there was more than one peach that tumbled down the river. What if the peach that tumbled down the river in Japan was just one of many? हाँ, सच बताऊं मुझे समझ नहीं आया। मुझे उस वाली साइट पे तो जो साइनॉप्सिस था समझ नहीं आया, तो मैंने किसी और साइट पे जाके साइनॉप्सिस ढूंढा इसी एनीमे का, और वो कुछ ऐसा है। Sultry Prince of the King of the Kingdom Eldrake dream of traveling the world, a dangerous dream in a land where monsters roam the countryside. A chance meeting with a wanderer gives her hope that she might still find excitement in her life. But then she discovers the wanderer's true identity, Momotaro, the Peach Boy, demon slayer of legend. Though terrified by his bloody profession, Serif is driven to follow Momotaro and learn more. But is this curiosity or magical connection that goes deeper than either of them realize? तो मैंने जितना इसके बारे में सुना है, ये पीच बॉय रिवरसाइड असल में एक जैपनीज फोक टेल है, कोई पुरानी सी उनकी स्टोरीज बच जो कि सुनाते हैं बच्चों को, जिसके अंदर मतलब ना एक पीच टाइप का कुछ होता है, और वो मतलब उसके अंदर से है ना, मतलब एक दादी अम्मा और किसी दादा को मिल जाता है, और उसके अंदर से एक बच्चा निकलता है। अब वो जो बच्चा होता है वो असल में डीमंस को मारने के लिए है ना, मतलब निकल पड़ता है, और वो डीमंस को मार देता है, स्टोरी खत्म हो जाती है। तो यह स्टोरी असल में उस बच्चे के ऊपर है कि वो जो बच्चा था जिसने डीमंस को मारा, असल में अब उसको एज अ विलन यहाँ दिखाया गया है स्टोरी के अंदर, और एज मतलब बाकी सारे जो लोग हैं उनको एज अ मतलब प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है हमारी स्टोरी का। सो एक्चुअली हमारे यहाँ पर अब डीमंस जो है वो असल में एक तरह के प्रोटैगनिस्ट हैं, और जो हमारा ये मोमत और जो है जो डीमंस को मार देता है वो असल में एक तरह का एंटेगनिस्ट है। स्टोरी उसके लिए जिसने ये स्टोरी बहुत टाइम पहले देख रखी है कहीं भी, क्योंकि ये मैंने कित्रेत्सु, डोरेमोन और कोई और जापानीज़ एनीमे जो मैंने बचपन में देखा था वहाँ पर मैंने देखी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या है। बट सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो कहानी मैंने एज ए बचपन में एज अ बिल्कुल जैपनीज चाइल्ड की तरह नहीं सुनी है, तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खास। बाकी अगर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है जैपनीज फोक टेल्स में, तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा मैं तुम्हें, ये ज़रूर देखो। Next is Shukimichi Moonlight Fantasy. Per episode, adventure comedy fantasy. Makoto Misumi was just an every teenager who happened to suddenly be summoned to another world. Isekai. As a hero, सीधा इसेकाई नहीं लिख सकते तुम?
as a hero, but the goddess of this world called him ugly and took his hero status away from him, then sent him to the ends of world. In Wasteland, he meets dragons. Makoto manages to show promise in the use of magic and fighting, which he wouldn't have been able to do in his former world. He has numerous encounters, but will he be able to survive in this world? A fantasy where a guy who had been abandoned by gods and humanity tries to reset his life in his new world is about to begin. सच बताऊं, इसको देखने इसके सनॉप्सिस रीड करते मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई, कोनोसुबा। कोनोसुबा के पहले एपिसोड में जैसे उस गॉडेस ने उसकी मजाक बनाया था ना हमारे मेन कैरेक्टर काजुमा का। सच में बहुत फनी है कोनोसुबा। अगर तुमने अभी तक कोनोसुबा नहीं देखा है तो वो एनी वन या फिर म्यूज एशिया में से किसी पे अवेलेबल है, वहाँ पर जाके तुम देख सकते हो। बहुत ही फनी एनीमे है वो, बहुत ही फनी इसे का एनीमे है वो। और इस एनीमे की बात करें तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, और क्योंकि इसे का और कॉमेडी है ये भी, तो मैं ज़रूर चेकआउट करना चाहूँगा इसको, शुकिमिची मूनलाइट। और क्योंकि इसके 12 एपिसोड हैं तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सो यस। और अगेन ये भी एनी वन पे अवेलेबल है, सो बहुत आसानी होगी देखने में, मुझे पायरेट बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं इसको देखूँगा। स्टैंडिंग ऑन अ मिलियन लाइफ सीज़न 2। इसका मतलब पहले भी, मतलब थोड़े टाइम पहले ही सीज़न 1 भी एयर हुआ था, मैंने वो नहीं देखा। सच में मुझे लग रहा है कि वो अच्छा था, और शायद से क्योंकि मेरे ख्याल से वो बार बार सामने भी आ रहा था मेरे, क्योंकि शायद ये एनी वन या फिर न्यूज़ एशिया में से किसी पे अवेलेबल है। मैंने अभी तक सीज़न 1 तो देखा नहीं, तो मैं सीज़न 2 के बारे में क्या ही कहूँ अब। सो यस, अगर मैं इस फ्यूचर में देखता हूँ तो कुछ ना कुछ कहूँगा। नेक्स्ट इज द केस स्टडी ऑफ वेनिट्रस, फैंटेसी हिस्टोरिकल शोनन सुपरनेचुरल वैम्पायर, स्प्लिट टू कोर सीरीज। ओके, सच बताऊँ तो वैम्पायर्स इमेज मैंने एक भी नहीं देखा अभी तक, और मैं क्यों अभी इससे मतलब अपनी वैम्पायर एनीमे वर्जिनिटी को इस एनीमे से नहीं खोना चाहता हूँ, तो मैं इसको देखना भी नहीं चाहूँगा। और मुझे लगता नहीं कि ये वैम्पायर एनीमेज में से भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एज अ न्यू एनीमे मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना ही नहीं है कि ये बहुत अच्छा होगा, तो इससे अपनी वैम्पायर एनीमे वर्जिनिटी खोना मैं नहीं चाहूँगा। सो आई विल काइंड इग्नोर इट। ऑफ डेथ एंड इज मेड के कवर में एक शर्मीला लड़का फूल देता हुआ, और एक लड़की जिसके बड़े बड़े गाल हैं। तुम्हें क्या लगा था? Synopsis है, cursed by a witch as a child, a young duke kills every living thing he touches. Shunned by the people around him, he is forced to live in solitude in a mansion deep within a forest. Alice serves as the duke's maid, and her existence seems to be caused by the many worries for the young man. Because Alice makes a point to sexually harass the duke every day, despite Alice's seduction, the Duke is unable to touch her regardless of his romantic feelings. Will the pure love between them eventually be. Huh? Pure love? Yes. एनीमे का सिंपल सा मतलब है, ठरक से ही प्यार जगता है। 12 एपिसोड ही हैं। ट्राई करते हैं यार, ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करूँगा मैं। द ड्यूक ऑफ डेथ एंड इज मेड, ट्राई करूँगा मैं इसे। नेक्स्ट इज द ड्रग स्टोर इन अनदर वर्ल्ड, द स्लो लाइफ ऑफ अ चीट फार्मासिस्ट। ये लगता है मुझे साइनॉप्सिस की ज़रूरत नहीं। ड्रग स्टोर एक अनदर वर्ल्ड में, इसे काय होने वाला है ये, और कोई फार्मेसी खुलने वाली है अनदर वर्ल्ड में, ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, और यही है। मैं इसका साइनॉप्सिस फिर भी पढ़ना चाहूँगा। Eiji Kiryu was a corporate wage slave who did nothing but work all day. Every day, on a typical day of walking to work with hollow look on his face, he suddenly found himself in forest of another world. Oh, this must be one of the isekai reincarnation people keep talking about. वही तो है भाई। The two skills he has are appraise and drug discovery. Those don't sound too impressive. Well, whatever. Except these turn out to be particular overpowered skills. He is able to produce the healing medicine that was solely lacking in the world, one after another, leading to an overnight fortune. No one will ever force him to work like a slave again. He decides to adopt a deliberately soul life and opens a drugstore, and so a story about the falling slow life philosophy while running a drugstore in another world begins. ओके, तो ये कह सकते हैं कि असली दुनिया में झंड थी, और यहाँ पर बिल्कुल लाइफ सेट हो चुकी है इसकी। यहाँ अनदर वर्ल्ड में इसकी लाइफ सेट हो चुकी है।
हाँ, क्योंकि इसे जोनरा भी कॉमेडी और फैंटेसी हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीरियस स्टोरीज मतलब कमाल का लुक देती हैं। कॉमेडी स्टोरीज भी अच्छी होती हैं, बट सीरियस स्टोरीज, स्लाइस ऑफ लाइफ, कुछ ऐसी सीख दे के जाती है और मुझे वो अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं इसको नहीं देखने वाला, क्योंकि इसे काय में जब मैंने रीज़ीरो जब से देखा है, मुझे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चाहिए, बिल्कुल सीरियसनेस हो जिसमें अच्छी खासी। हाँ, हमेशा सीरियसनेस को नहीं मांग सकते, बट या आई एम लुकिंग फॉर इट, क्योंकि रीज़ीरो पिछले साल ही एयर हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ही कमाल का एनीमे था। वंडर एग प्रायोरिटी स्पेशल एडी, ये एनीमे बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। अब तक तो मैं इसके बारे में भूल ही गया था। जो भी हो, मतलब इसका अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। एनिमेशन, साइकोलॉजिकल चीज़ें, इस एलिमेंट्स इसके बहुत ज़्यादा ही कमाल के थे मतलब। और आखिरी के कुछ एपिसोड ने तो मुझे हिला के रख दिया था कि उसके अंदर जो कंसेप्ट आए, उसके अंदर चीज़ें आई, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे। एक प्रायोरिटी बिल्कुल मुझे माहो शोजो गर्ल्स या मैजिकल गर्ल्स की हमेशा याद दिलाता है, क्योंकि मैजिकल गर्ल्स हमेशा सफ़र करने के लिए ही बनाई जाती हैं एनीमे के अंदर, और इनका भी कुछ ऐसा ही तरीका है। इनके अंदर जो गर्ल्स हैं वो हमेशा सफ़र करती हैं। इसलिए अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखा है, यू शुड वॉच इट। और ये जो एपिसोड होने वाला है इसका स्पेशल एडिशन वाला, ये इसको कंक्लूड भी कर देगा कि एनीमे के 12 एपिसोड थे और एक स्पेशल एपिसोड और है, और उसके बाद एक ख़त्म। और एक एनीमे ओरिजिनल है, तो इसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा ही कमाल की थी। इसको तो मैं मना नहीं करने वाला, इसको तो मैं ज़रूर देखूंगा। Next is Scarlet Nexus. Solar calendar year 2020. Okay, complicated stuff. Organisms called others have begun eating people. To take down this new enemy, the other suppression forces formed, set by this elite team as the child psychokinetic youth of withstand the training to enlist. On the other hand, Prodigy Kasne was scouted for her abilities, but Kasane dreamed to her strange things, things. Dragging the two into an unavoidable fate. Okay, let's see. आप कहाँ पर हो? एक्शन, फैंटेसी, सुपरनेचुरल। ओके, ये भी एनी वन पे अवेलेबल है। थैंक यू एनी वन इतने सारे एनिमेस देने के लिए। लेट्स सी इसका पीवी कैसा है। अगेन लाइक एनी अदर पीवी, बहुत अच्छी एनिमेशन थी पीवी के अंदर, और सच में एक बार के लिए लगा ही नहीं कि ये एक्शन, फैंटेसी और सुपर नेचुरल से बिलोंग करता है। मुझे लगा कि साईफाई देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके अंदर लाइटनिंग इफेक्ट्स जो थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा साईफाई के लग रहे थे मुझे। बट मोस्टली अगेन जब भी मैं ऐसे एनिमेज को देखता हूँ, मुझे एक बात पता लग जाती है कि ये एनिमेज पहले कुछ एपिसोड में तो मतलब अपने इस एनिमेशन से की वजह से ही चल पाते हैं, और उसके बाद इनकी स्टोरी अच्छी नहीं होती, तो ये बीच में डाउनफॉल हो जाता है इनका। मैं ऐसे एनिमे को प्रेफर करता हूँ कि सिर्फ देखूँ कि जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि ऑन गोइंग अगर मैं ऐसी चीज़ों को देखूँ, मेरा सच बता रहा हूँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करता। मैं एक हफ्ते 2 हफ्ते मुश्किल से देखूँगा 2 एपिसोड, और उसके बाद बस भाई मैं इसको बिल्कुल ही ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि ये अगर एक साथ होंगे तभी मतलब स्टोरी में मज़ा आता है इसकी। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि हाँ, इनकी स्टोरी मतलब इतनी ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं पाती। ऑन गोइंग एनिमेज में यही बात है, अगर एक ऑन गोइंग एनिमे को सच में पॉपुलर होना है, तो उसके हर एक एपिसोड को कुछ ऐसा करना होगा कि मतलब बार बार मजबूर करे। और ऐसे पिछले सीज़न सिर्फ एक ही एनीमे ने मेरे लिए किया था, और वो है वीवी फ्लोराइड आए सॉन्ग। उसका हर एक एपिसोड ऐसा था जो मतलब मजबूर करता है कि आपको दोबारा हफ्ते आना है। और या वो पिछले सीज़न का जो मोमेंटम है, वही वाली फीलिंग, मैं अभी भी वही फीलिंग ढूंढ रहा हूँ। द डंजन ऑफ ब्लैक कंपनी, एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी। हर बार यही जोनर्स दिख रहे हैं। किंजी हु लैक्स एनी काइंड ऑफ वर्क एथिक is a layabout in his modern life when he finds himself transported to another world, but not in a grand fantasy of a hero welcomed with open arms. He is immediately shoved into a terrible job, now enslaved by an evil mining company in a fantasy world. Kinji is about to really learn the meaning of hard work. ये चीज़ भी मुझे सच बताऊँ, हार्ड वर्क अनदर वर्ल्ड बहुत अच्छा नहीं होता। ये चीज़ें मुझे री ज़ीरो, हील्ड हीरो, इन सब में देख देख के मैं समझ चुका हूँ कि आखिर मतलब इस कंसेप्ट को बहुत बार यूज़ कर चुके हैं इधर उधर, और इसमें भी मतलब ऐसा ही कुछ थोड़ा सा यूज़ हो रहा है कि हार्ड वर्क का सिखाया जा रहा है। कोनोसुबा के अंदर ये बहुत अच्छे से दिखता है। आखिरी में डिसाइड करूँगा मैं इसके बारे में, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट इज द ग्रेट जे विल नॉट बी डिफीटेड, स्लाइस ऑफ लाइफ। ओके, स्लाइस ऑफ लाइफ मिल गया मुझे कुछ। सुपरनेचुरल शॉन कॉमेडी। ओके, लेट्स सी, अभी तो उसको आने में टाइम है थोड़ा सा। कि द ग्रेट जे द डार्क फिल्म, सेकंड इन कमांड, cuts a frightening figure, feared and revered by all. But when a run in with a magical girl results in the destruction of precious mana crystal,
the dark realm force transporting the newly pure and powerless Jay to human world. He unfortunately plotting okay human world. द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर की याद आ गई भाई। उसमें भी मतलब मेन कैरेक्टर जो होता है ना हमारा, वो डीमन किंग होता है और वो उसे ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांस इसेकाई कर देते हैं। मतलब जो हमारे नॉर्मल इसेकाई होते हैं उससे थोड़ा सा अपोजिट काम करते हैं। जहाँ पर हमारा नॉर्मल अर्थ से कोई बंदा जाता था अनदर वर्ल्ड में, वहाँ पर अनदर वर्ल्ड से हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहा है कोई। और फिर वही बातें कि वो कैसे हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आके अब उसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं डेली लाइफ। ओके तो इसमें आगे क्या है? Crumbling in one roof apartment nosy etc when you have to rent to pay and a job to keep, yes। इसके अंदर वही सेम चीज़ें हैं जो मतलब डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर में थी। थोड़ी थोड़ी सी मैं मतलब मैच कर पा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ अब के। बिल्कुल मतलब यूनिक सा लग रहा है, मतलब वही प्लॉट वही। चलो देखते हैं, इसका मतलब है कुछ देखने का, इसका कोई साधन नहीं है इसका, तो डाकू बनना पड़ेगा मुझे इसके लिए। नेक्स्ट इज मदर ऑफ द गॉडेस डॉर्मेट्री, एची। चलो भाई एची आ गया आखिरकार। तो एवरीवन's रेडी विद देयर पेन एंड नोटबुक। डाउन ऑन हिज लक कोइशी नागुमा wanders the street unemployed, homeless and in search of his next meal। ओके भूखा मेन कैरेक्टर हमारा। His fortunes improve after a chance meeting with the vivacious woman, young woman whose proportion seemingly solves nearly all his lumps. Thanks to her, Kushi entered the welcoming halls of dormitory at Women's College. Only this particular assignment is no stuffy, sleepy affair. The Goddess Dormitory is known for housing the college's most unruly student. If he wants to keep a roof over his head, Koishi must become the dormitory mother, charged with maintaining order and good discipline. But doing his job and keeping his sanity are no simple feat, with the character as endearingly eccentric and untamable as these। ओके डॉर्मेट्री मदर बनना पड़ेगा उसको। लेट्स सी। एपिसोड्स पता नहीं, रन टाइम पता नहीं, सोर्स पता नहीं कुछ है भी या नहीं। लेट्स सी पीवी। एचीनेस तो भाई थंबनेल से ही दिख रही है। आई हैव फाउंड इट माय फ्रेंड्स। यही है वो एनीमे जिसको हम सब ढूंढ रहे थे, मतलब तुम सब ढूंढ रहे थे, मैं नहीं ढूंढ रहा था, सॉरी। सच बताऊं मैं एची देख देख के हो चुका हूँ। सो मैं इसको शायद देख लूँ। अब बस करो ठरकियों। Is battle game in 5 seconds। Okay, action supernatural superpower। Okay, a new kind of battle of abilities for a new generation is about to begin। It all started on a regular morning like any other। Akira Shiroyanagi is a high school kid who loves nothing more than competitive candy and games। One day he ends up in a fight due to a mysterious girl named Mio। Mio then tells the people she had gathered that they no longer officially exist in any records. They were given powers and were about to be test subjects. So Kira made up his mind to use his power to climb up the ranks and then crush the organization. Okay, armed with unexpected abilities and unique powers, a battle using various abilities for the new generation is about to begin। कंसेप्ट लुक गुड। सच में इसका कंसेप्ट थोड़ा सा साइनॉप्सिस से ही लग रहा है कि अच्छा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड से ही मिसिंग हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें मतलब इंटरेस्ट सा कर देती हैं बिल्कुल ही, मतलब मेरे अंदर तो। और ये म्यूजिशिया पे अवेलेबल भी है। पीवी इतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा बाकी जितने मैंने अभी तक देखे, बट कंसेप्ट तो मुझे ठीक सा लगा। अगेन साइनॉप्सिस पे इतना भरोसा नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे खुद देखना पड़ेगा। शायद से मैं इसका पहला एपिसोड देखूँ। नेक्स्ट एनीमे इज सोनी बॉयज ड्रामा साईफाई सुपरपावर मैडहाउस ओरिजिनल। एपिसोड कुछ 12 जुलाई 15 से होगा एयर। ऑर्डिनरी समर वेकेशन except for the fact that Nagara's high school has mysteriously drifted into another dimension। As the students begin to develop strange new power, will they work together to survive the alien environment and find a new way home? Or will their newly formed faction and rivalries turn out on each other? Okay. Drifted into another। ओके इसका कंसेप्ट मैं सच बता रहा हूँ, इससे मुझे इसके साइनॉप्सिस को देख के मुझे एक ही चीज़ याद है, द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम। क्योंकि उसके अंदर सेम कंसेप्ट है ऐसा ही। द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम के अंदर भी मतलब ऐसा होता है कि मेन कैरेक्टर उसका पूरा जो स्कूल होता है वो एक अलग तरह के, मतलब मैं स्पॉइल नहीं करूँगा इसलिए मैं अलग तरह का ही बोल रहा हूँ, कुछ अलग तरह की कुछ वर्ल्ड से में आ जाते हैं जहाँ पर
मतलब सारी तरफ रेत ही रेत है और सिर्फ उनका स्कूल है एग्जिस्ट करता है, और अब वहाँ पर उनको सरवाइव करना है, जितना मुझे पीवी में दिखाया गया। अगेन इसकी स्टोरी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में फॉल करती है और ऐसी स्टोरी है कि उन्हें सिर्फ मैं तभी देखना चाहूँगा जब वो कंप्लीट हो चुके होंगे, तो मैं इसे ऑन गोइंग तो बिल्कुल नहीं देखूंगा। एक्वा टॉप ऑन वाइट सैंड, पीए वर्क्स। इसे पीए वर्क्स ने एनिमेट किया है। पीए वर्क्स ने एंजल बीट्स और चार्लोट को भी एनिमेट किया था, और सच में वो दोनों एनिमे बहुत ज़्यादा ही कमाल के हैं। अगर तुमने वो नहीं देखे अभी तक, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा उन्हें जाके देखो। चलो अब इसके साइनॉप्सिस पे आते हैं। कुकुरु मिसाकिनो, एन 18-year-old high school girl working in an aquarium, meets Fuka Miyazawa, a former idol who lost her place in Tokyo and escaped. Fuka will spend her days in the aquarium with her own thoughts in mind. However, the crisis of closing is approaching for the aquarium. As the girls explore their dreams and reality, loneliness and friends, bonds and conflict. ओके, कंसेप्ट तो मतलब ना इतना कुछ इंटरेस्टिंग सा तो नहीं लग रहा, मतलब बट हर एक, सच बताऊँ तो एंजल बीट्स भी जब मैंने देखा ना, मुझे लगा ये क्या है। एक आदमी मतलब कहीं पे अपीयर हो गया है, कहीं भी आ चुका है। अगर तुमने एंजल बीट्स देखा है तो तुम थोड़ा समझ सकते हो कि कंसेप्ट स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता और आखिरी तक मतलब उस छोटे से कंसेप्ट को ही कितनी बड़ी सी बात बना देते हो। इसको मैं देखना चाहूँगा, पर एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब, वरना मैं सच बता रहा हूँ मेरी क्योंकि ऐसे एनिमेज को सच बताऊँ मैं सिर्फ पूरा ही देखना पसंद करूँगा। ऑन गोइंग इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता मेरा इनको देखते हुए। हिगुराशी वेन दे क्राई सोत्सु असल में हिगुराशी वेन दे क्राई गो का ही सीक्वल है, जो कि मतलब अभी पिछले सीजन ही आया था। हिगुराशी गो भी असल में जो 2006 में हिगुराशी एनीमे आया है उसका सीक्वल है, और मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूंगा ऑन गोइंग देखने की। हर एक एपिसोड इसका मजबूर करता है मैं वापस आने के लिए, क्योंकि ये मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, सुपरनेचुरल, थ्रिलर, हॉरर एनीमे है। अगर तुम इसे हॉरर की जैसे देख रहे हो तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत देखना इसको। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक ऐसी मिस्ट्री मिले, हर बार एक मर्डर मिस्ट्री, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सॉल्व करना चाहते हो, तुम्हें लगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और कुछ अजीब सी मिस्ट्रीज देखना चाहते हो, तो वो भी सुपर नेचुरल, जो तुम्हें लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन से, सो वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा इसे देखने का। और अगेन ये एक सीक्वल है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा साइनॉप्सिस दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हिगुराशी की सीरीज़ असल में बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ तो मैं यही बता सकता हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर केइची माएबरा एक विलेज हिनामीजावा में मतलब ट्रांसफ़र कर लेता है, और वहाँ पर स्कूल में जाता है जहाँ पर उसके कुछ मतलब लड़कियाँ उसकी दोस्त बनती हैं। वहाँ पर ज़्यादा लड़के नहीं होते हैं, वो स्कूल भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब हिनामीजावा जो विलेज है, असल में वहाँ पर बहुत सारे सुपरनैचुरल इवेंट्स होने लग जाते हैं, और केइची को मतलब अलग-अलग तरह के मतलब शक से होने लग जाते हैं। और कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों के पीछे हर कोई कहता है कि वहाँ के जो गॉड हैं उस विलेज के, ओयाशिरो-सामा, वो असल में कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे है। स्टोरी एक मल्टीवर्स प्लेटफ़ॉर्म में फ़ॉल करती है, जहाँ पर एक ही तरह की स्टोरी को बार-बार मल्टीपल जगहों से दिखाया जाता है, जो कि इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर तुम्हें इस जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ अगर समझ नहीं आ रही है, सो डोंट वरी, इतनी कॉम्प्लेक्स असल में है नहीं, बट अगेन हिगुराशी एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर तुम उसे देखोगे तो ही समझ पाओगे। मैं उसे चाहे कितना ही एक्सप्लेन कर दूं, पर इतना आसान नहीं है उसको समझाना। सो डू चेक आउट हिगुराशी इफ यू आर मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, सुपरनेचुरल एंड थ्रिलर फैन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, रीमेन स्कूल स्पोर्ट्स, और उसका कवर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसे मापा ने एनिमेट किया है, सो हाई एक्सपेक्टेशंस। ये एनी1 पे भी अवेलेबल है। 12 एपिसोड। Just after winning a national water polo title in his third year of junior high, a car accident left Minato Kozuyami in coma. Nearly a year passes before he awakes, but with no memory of his last school year. Now in high school with a fresh start, he leaves the sport. He leaves the sport beer, but a promise has him returning to it. However, his new team is weak, and that's just a sign for more problems to come. Let's see the PV. He has a good animation, बट नॉट दैट गुड। और ये देख के मुझे अच्छा भी लगा कि इसकी एनिमेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मापा, अगर तुम करंटली अगर न्यूज़ देख रहे होगे एनीमे कम्युनिटी में, मापा अगर तुम देखते रहोगे तो मापा बहुत सारे एनिमेज दिए हैं मापा ने इस साल, जिनकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अटैक ऑन टाइटन हो गया, और कुछ एक मूवी भी थी, और अभी चेनसो मैन का जो रिसेंटली ट्रेलर आया है उसने तो मतलब बवाल था ही मचा दिया है भाई, क्योंकि उसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब तुम कहोगे इतनी अच्छी एनिमेशन, दिक्कत क्या है?
दिक्कत यह है यार क्योंकि एनिमेटर्स को कुछ पैसे ही नहीं मिलते हैं इतनी अच्छी एनिमेशन करने के भी। और असल में सिर्फ एनिमेटर्स की भी दिक्कत नहीं है आखिरी में। जब एक स्टूडियो इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को करने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनिमेशन से, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा असल में स्टूडियो मैड हाउस के साथ हुआ था। मैंने जहाँ तक सुना है कि उस असल में मैड हाउस ने भी मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए और उसमें बहुत अच्छी एनिमेशन की। बट अगेन जब सीज़न 2 करने की बारी आई उन एनिमेस की, तब बहुत सारे एनिमेटर असल में एकदम से छोड़ के ही चले गए और फिर सीज़न 2 कई एनिमेस का बहुत बेकार एडप्ट हुआ। आई होप कुछ ना कुछ मापा ढंग से करे और अपने एम्प्लॉयज़ का थोड़ा सा मतलब अच्छा सा बिहेव रखे उनके साथ। तो आखिरकार हमारी इतनी बड़ी लिस्ट जो थी वो ख़त्म हो गई है। ऑब्वियसली और भी एनिमेज हैं, लिस्ट तो ख़त्म होने नहीं वाली है, बट कुछ जो मेन एनिमेज थे जिनसे लोगों को बहुत उम्मीद थी वो एंड हो चुकी है। और इस सब को देखते हुए मुझे पता लग गया है कि आखिर मुझे कौन से एनिमे देखने हैं इस समर सीज़न 2021 में। कमेंट में ज़रूर बताना कौन से एनिमेज तुम इस सीज़न देखने वाले हो। सच में इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा और मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने टाइम लगाया उतना ही तुम मुझे सपोर्ट भी दो। और क्योंकि एक ऐसी वीडियो है जो मतलब सिर्फ 3 महीने तक ही मतलब चलने वाली है, क्योंकि समर 2021 बस 3 महीने ही चलने वाला है, तो अगर तुम शेयर कर सकते हो इसे डिस्कॉर्ड पे, रेडिट पे या जहाँ भी तुम्हारे बहुत सारे एनीमे दोस्त हैं, सो प्लीज़ कर देना। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो हर एक सीज़न से पहले बनाऊं, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि भाई अगर व्यूज़ ना हो तो समझ रहे हो ना, मेरा भी मन क्यों करेगा बनाने का, इवन इफ़ आई डू एंजॉय मेकिंग दीज वीडियोज़। और अभी तक मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई कब करोगे, अब तो कर दो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।